हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है जमाल खान और आज मैं कक्षा 12 का फिजिक्स पार्ट 1 का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके जितने भी पॉइंट लिखा है उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको अवतार से, विद्या से या फिर अपने नोटबुक से आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर है आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पहला पॉइंट है चालक, जिसमें चालक क्या होता है, जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं। दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का मतलब हुआ आवेश को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब हुआ Q बराबर NE। Q बराबर NE फार्मूले को उसको कहेंगे कि मूल आवेश को उसकी संख्या से गुणा करने पर जो मिलता है उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और n बराबर 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, आवेश का क्वांटीकरण मिलता जाएगा। चौथा है कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम का। इस पे आप लोग को क्वेश्चन भी देगा, Q1 दे देगा, Q2 दे देगा, R दे देगा, फोर्स निकालना रहेगा, या फिर F दे देगा, फोर्स दे देगा, और Q1 Q2 दे देगा, R निकालना रहेगा। इससे आप लोग इधर उधर इसको ट्रांसफर करके इस साइड और आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद से है पांचवा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को E से दर्शाते हैं। E बराबर होता है F/Q। इकाई आवेश पर लगने वाला वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम और वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन। इसके बाद से छठवां है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं सीधी रेखा में चलती हैं और वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। उसके गुण जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद से सातवां है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर होता है E.A। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत फ्लक्स इसको फाई से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद से आठवां है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव दो समान तथा विपरीत आवेश को उनके बीच की दूरी अगर 2L हो तो उनमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसके बाद से आपका नौवां है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता वैद्युत द्विध्रुव के कारण E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन 2P अपॉन R। ये होता है A पर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के अक्ष पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R, और विषुवत तल पे होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4P अपॉन R। ये द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है ध्रुव के अक्ष पे और विषुवत तल पे। इसके बाद 10वां है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर होता है E क्रॉस P। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव के सदिश गुणन को बलागुण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से आपका 11वां है आवेश का वितरण। आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। एक लंबाई में वितरण, एक क्षेत्रफल में वितरण, एक वॉल्यूम आयतन में वितरण। तो पहले को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं Q अपॉन L। यानी अगर आवेश किसी लंबाई में, जैसे मान लो ये है, इसके लंबाई में आवेश वितरण है तो इसे रेखीय वितरण कहेंगे। अगर क्षेत्रफल यानी अगर वो लोग इस ब्लैक बोर्ड पे अगर आवेश का वितरण है तो उसे कहेंगे क्षेत्रफलीय वितरण। उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं Q बराबर Q/A। और एक होता है वॉल्यूम वितरण रो बराबर होता है Q अपॉन V। अगर आयतन में वितरण रहेगा ये लैम्ब्डा हो जाएगा रेखीय वितरण, ये क्षेत्रफलीय वितरण और ये आयतनीय वितरण। इसके बाद से 12वां है गॉस का नियम। गॉस के नियम के अनुसार
किसी बंद पाथ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी बंद पाथ से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये हो जाएगा गॉस का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 13वां, खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। अगर कोई खोखला गोला है तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है और वैद्युत विभव बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। अगर वैद्युत विभव 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ तक 5 होगा। ठीक है। दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें पहला पॉइंट है वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। W बराबर होता है W/Q। एक और फार्मूला है 1/4πε0 Q1/R। दूसरा है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल V से प्रदर्शित करते हैं। डेल V बराबर होता है WA - WB/Q। तीसरा पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4πε0 P/R। चौथा है समविभवी तल। समविभवी तल ऐसे तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, उसे समविभवी तल कहते हैं। जैसे ये गोला है और यहाँ से ये इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे भी वैद्युत विभव समान रहेगा, यहाँ पे भी, तो इसे समविभवी तल कहते हैं। इसके बाद से है E तथा V में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V × R होता है, या फिर यहाँ से V बराबर E/R कहते हैं। इस पे सवाल भी आता है। इस पे सवाल देगा, E दे देगा, R दे देगा, V पूछेगा, या फिर V दे देगा, R दे देगा, E पूछेगा। इसके बाद से 6वां है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। U बराबर होता है K/Q1 Q2/R², या फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 12CV²। ये संधारित्र में होता है। इसके बाद से 7वां है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र आवेश को अपने अंदर रखने की क्षमता को संधारित्र कहते हैं। आवेश को अपने अंदर रखने की क्षमता क्या कहलाता है? संधारित्र। इसके बाद से धारिता। धारिता C बराबर होता है, जैसे धारिता Q बराबर होता है, क्या Q बराबर C भी होता है, तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q/V। तो आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक फैराड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। इसके बाद से संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। अगर ये है, ये एक लाइन में मिलेगा तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन 1/C = 1/C1 + 1/C2 होता है। इसके बाद से समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में एक संधारित्र एक दूसरे के पैरेलल जुड़े रहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है? इसमें C बराबर होता है C1 + C2। इसके कई सारे सवाल अवतार या विद्या में है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद से है संधारित्र की संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा अलग है और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अलग है। संधारित्र में संचित ऊर्जा होता है U बराबर 12ε0 E²। U बराबर 12ε0 E² संचित ऊर्जा होता है संधारित्र में। इसके बाद से वन डे ग्राफ जनित्र, ये आप लोग विद्या या अवतार से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q/T। तो इकाई समय में बहने वाले आवेशों की संख्या को वैद्युत धारा कहते हैं। चौथा ओम का नियम। ओम का नियम V बराबर होता है I × R, तो R बराबर यहाँ से V/R
आई हो जाएगा। तो ओम का नियम है, किसी चालक को दिया गया वैद्युत विभव, किसी चालक को दिया गया वैद्युत विभव उसमें उपस्थित धारा के, उसमें बहने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ आर प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बाद से प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में संबंध आर बराबर होता है रो एल बाई ए। यहाँ पे रो प्रतिरोधकता है और ये आर प्रतिरोध है, और एल क्षेत्र वो कंडक्टर वो चालक की लंबाई और एक चालक का क्षेत्रफल होता है। इस पे सवाल पूछता है, इसको आप लोग इस पे 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद से अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग v बराबर NEA/VD होता है, सॉरी I बराबर होता है NEA/VD। यहाँ पे v जो है अनुगमन वेग, तो यहाँ से VD बराबर हो जाएगा I/NEA/VD। इस पे भी क्वेश्चन देगा, तो आप लोग इसको इस पे भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद से गतिशीलता म्यू बराबर होता है VD/E। गतिशीलता म्यू बराबर VD यानी अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध भी 2 तरह से जुड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अगर मान लो कोई R1 R2 अगर श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में होता है R = R1 + R2। अगर R1 R2 समांतर क्रम में है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है। इसके बाद से है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल किसी परिपथ में अगर समस्त विभवांतर का बीजीय योग 0 होता है, इसे वैद्युत वाहक बल कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध जैसे ये प्रतिरोध है और यहाँ पे क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से ये आपका क्लोज पाथ हो गया, इसको ऐसे कर देंगे तो, और यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत अपघट्ट के अंदर जो प्रतिरोध होता है, विद्युत अपघट्ट के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं, उसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और प्रतिरोध तथा ई में संबंध होता है V बराबर E R + R। ये इस पे सवाल पूछेगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। V बराबर E/R + स्मॉल r। यहाँ पे स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, और ये विद्युत वाहक बल है और ये वैद्युत विभव है। इस पे सवाल पूछता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद से है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के 2 नियम है। किरचॉफ का पहला नियम है आपका संधि का नियम। संधि का नियम है किसी बिंदु पर समस्त आने वाले धाराओं, जैसे ये I1 आ रहा है, ये I2 भी आ रहा है, और मान लो इससे I3 जा रहा है और I4 इससे जा रहा है, तो किसी परिपथ पे समस्त आने वाले धाराओं तथा जाने वाले धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका I1 + I2 - I3 - I4 = 0। जो जाएगा उसको माइनस लेंगे, जो आ रहा है उसको प्लस लेंगे, तो इनका बीजीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद से संधि का नियम। संधि का नियम ये होता है कि अगर किसी बंद पास में उपस्थित विभव तथा उनमें उपस्थित वैद्युत धारा I तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर किसी बंद पास से गुजरने वाले वैद्युत वाहक बल का बीजीय योग 0 होता है। व्हीटस्टोन सेतु का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट होती है नीचे, और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस।
मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, तो व्हीटस्टोन सेतु होता है P/Q इक्वल टू R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला हो गया। अब इसके बाद से अगर ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग अपना तैयारी कीजिए अच्छे से।